हाय एवरीवन, मेरा नाम डेविड है और आज हम एक और भयानक केस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये भारत के देहरादून के एक मर्डर केस की कहानी है जिसने पुलिस, फोरेंसिक टीम और यहां तक कि इंडियन आर्मी को भी हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि धोखे, प्यार, जुनून और एक बेहद ही खतरनाक प्लानिंग की है। ये पूरा मामला शुरू होता है देहरादून की पहाड़ियों के बीच बसे एक सुनसान इलाके से। सुबह का समय था और गांव का एक आदमी जंगल के बीच मौजूद एक कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और वहां इंसानों की आवाजाही लगभग ना के बराबर थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बने एक छोटे से नाले के पास पड़ी किसी अजीब चीज पर जाती है। शुरुआत में उसे लग रहा था कि शायद कोई सामान पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचा उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। वह बुरी तरह घबरा गया और तुरंत गांव के प्रधान को बुलाया गया। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें तुरंत समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। महिला की पहचान छुपाने की कोशिश की गई थी और जिस तरीके से शव को वहां फेंका गया था उससे साफ लग रहा था कि कातिल ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये केस आगे चलकर एक ऐसे इंसान तक पहुंचेगा जिस पर आम लोग आसानी से शक भी नहीं कर सकते थे। तो खैर, जब गांव वालों ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस की टीम फटाफट वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पूरा इलाका अचानक से पुलिस की जांच का सेंटर बन चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उस महिला का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर किसी केमिकल या फिर एसिड से उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की हो। शुरुआती जांच में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महिला की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच हो सकती है। हालांकि उस समय उसकी सही पहचान का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया था, लेकिन एक बात साफ थी, उसके सर पर कई गहरे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी चीज से बार बार उस लड़की के ऊपर हमला किया हो। फोरेंसिक टीम ने तुरंत मौके से सबूत इकट्ठा करने की शुरुआत की। आसपास मिट्टी के सैंपल लिए, हर छोटे से छोटे निशान को रिकॉर्ड किया गया और पूरे इलाके को ध्यान से खंगाला गया। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुलिस के पास उस महिला की पहचान तक नहीं थी। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले गांव के प्रधान और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उस महिला को पहचान नहीं पाया। उसका पहनावा भी स्थानीय महिलाओं जैसा नहीं था। क्राइम सीन को देखकर यह भी लग रहा था कि हत्या किसी दूसरी जगह की गई है। बाद में शव को इस सुनसान जंगल में फेंका गया है। वहां स्ट्रगल के ज्यादा निशान नहीं थे, आसपास कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कातिल केवल शव को ठिकाने लगाने यहां पर आया था। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई बैग, कोई फोन, पहचान पत्र या महिला से जुड़ी कोई चीज मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। महिला ने सिर्फ एक ड्रेस पहन रखी थी जो देखने में काफी नई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाल ही में खरीदी गई हो। और ये छोटी सी चीज आगे चलकर इस पूरे केस का सबसे इंपॉर्टेंट सुराग बनने वाली थी। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि यह केस आसान नहीं होने वाला। जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम का काम था महिला की पहचान पता करना, जबकि दूसरी टीम ये जानने में जुट गई कि वह इस सुनसान जंगल में पहुंची कैसे और उसे यहां पर लेके कौन आया था। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के गांव वालों से पूछताछ शुरू की। कुछ लोग रोज इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सभी ने एक ही बात कही, पिछली शाम तक वहां कोई शव नहीं था। इसका मतलब साफ था कि हत्या रात के दौरान हुई थी, या फिर यूं कहें कि शव देर रात यहां पर फेंका गया था। घटनास्थल से लगभग 300 मीटर दूर रहने वाले एक ग्रामीण ने पुलिस को एक जरूरी जानकारी दी। उसने बताया कि पिछली रात करीब 11 बजे वह अपनी गाड़ी से इसी रास्ते से होकर गुजरा था, लेकिन उस समय वहां कोई भी संदिग्ध नहीं था।
इस बयान के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि शव रात 11 बजे के बाद ही यहां पर आया होगा। अब पुलिस के पास टाइमलाइन क्लियर हो रही थी। अब जांच का पूरा फोकस उस रास्ते पर चला गया जो जंगल की तरफ जाता था। अगर कोई इस इलाके में आया होगा तो उसे मुख्य सड़क से होकर गुजरना पड़ा होगा। उस रोड के दोनों तरफ दो बड़े बड़े चौराहे थे, महाराणा प्रताप चौक और ठानो चौक। दोनों जगह पर बाजार और ट्रैफिक था, जिसका मतलब था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने की संभावना पूरी थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन दोनों चौराहों के बीच का रास्ता पूरी तरह सुनसान था। वहां कोई होटल नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई कैफे नहीं था, सिर्फ जंगल और अंधेरा। रात के समय कोई इंसान बिना वजह वहां रुकना नहीं चाहेगा। और यही बात पुलिस को यकीन दिला रही थी कि जिसने भी यह अपराध किया था वो इस इलाके को अच्छी तरीके से जानता था। महाराणा प्रताप चौक और ठानो चौक के बीच की दूरी लगभग 16 किलोमीटर थी, जिसे तय करने में समय करीब 25 मिनट का लगता था। पुलिस ने तुरंत इस पूरे रूट का मैप तैयार किया और रास्ते में लगे करीब 10 सीसीटीवी कैमरों की पहचान की। अब जांच का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। रात के दौरान इस सड़क से गुजरने वाले हर वाहन को ट्रैक करना। इस बीच महिला की पहचान पर काम कर रही टीम को एक बेहद जरूरी सुराग मिला। महिला के कपड़ों पर एक बारकोड लगा हुआ था, साथ ही में उस कपड़ों के ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ था। ड्रेस देखने में काफी नई लग रही थी, इसलिए पुलिस को उम्मीद थी कि शायद इसे हाल ही में खरीदा गया हो। जांच के दौरान पता चला कि उस ब्रांड के केवल 2 ही स्टोर उस समय पूरे देहरादून में मौजूद थे। पुलिस तुरंत दोनों दुकानों पर पहुंची और वहां जाकर कपड़ों के बारकोड और ड्रेस की तस्वीरें स्टाफ को दिखाई। उधर शुरुआती जांच पूरी होने के बाद महिला के शव को देहरादून के करोनेशन हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया, लेकिन पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। सबसे पहले वे महिला की पहचान पता करना चाहते थे ताकि उसके परिवार से संपर्क किया जा सके। साथ ही आसपास के पुलिस स्टेशनों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स भी चेक की जाती है। पुलिस ये देख रही थी कि कहीं किसी महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज हो और जो कि इस शव से मेल खाती हो, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिलता। उस समय पुलिस के पास सिर्फ एक अननोन महिला का शव था, एक सुनसान जंगल और कपड़ों पर लगा एक छोटा सा बारकोड जो धीरे धीरे इस केस की दिशा बदलने वाला था। अब पुलिस को 2 अलग अलग डायरेक्शंस में काम करना था, जो वो कर भी रही थी। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, जबकि दूसरी टीम उस ड्रेस के पीछे छुपे सुराग को फॉलो कर रही थी। जांच अधिकारियों ने 9 सितंबर रात 11 बजे से लेकर 10 सितंबर सुबह 4 बजे तक की सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। पुलिस को यकीन था कि इसी दौरान कातिल उस सुनसान जंगल वाले रास्ते तक पहुंचा होगा। खास तौर पर उन गाड़ियों पर ध्यान दिया जो कि बड़ी थी, जैसे कारें, एसयूवी, क्योंकि शव को पैदल वहां तक ले जाना लगभग नामुमकिन था और 2 सीटर के साथ भी यही मसला था। उधर कपड़ों वाले सुराग पर काम कर रही टीम राजपुर रोड पर पहुंचती है। वहां पर एक शोरूम था जहां वे ड्रेस बिकती थी। पुलिस ने स्टाफ को ड्रेस और उसका बारकोड दिखाया। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला पिछले कुछ दिनों में उसी तरह की लगभग 8 ड्रेस बेची गई है। अब पुलिस ने उन सभी खरीदारों की पूरी जानकारी निकलवाई, खरीदारी की तारीख, समय, पेमेंट डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज। जांच अधिकारी एक एक ग्राहक की पहचान करने लगे। वे ये समझना चाहते थे कि आखिर वह ड्रेस किसने खरीदी थी और क्या उसका इस मर्डर से कोई लेना देना था या नहीं। सिर्फ उस दुकान के अंदर के कैमरे नहीं, बल्कि आसपास की दुकानें और सड़कों पर लगे कैमरे भी चेक किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्रेस खरीदने वाला व्यक्ति कहां से आया था और कहां गया और वो वहां पर आया कैसे था। इसी दौरान दूसरी टीम लगातार सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों की लिस्ट तैयार कर रही थी। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक दोनों चौराहों के बीच जितने भी वाहन आए थे उन सभी को नोट किया जा रहा था। धीरे धीरे पुलिस के पास दर्जनों नाम, गाड़ियां और फुटेज इकट्ठा होने लगी, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि इनमें से कौन सा सुराग कातिल तक उन्हें पहुंचाएगा। जब पुलिस ने दोनों चौराहों के बीच गुजरने वाली व्हीकल्स का डेटा इकट्ठा किया
तो पता चला कि उस रात लगभग 240 गाड़ियां उस रास्ते से गुजरी थी। अब असली चुनौती ये थी कि आखिर उन सैकड़ों वाहनों में से कातिल की गाड़ी कौन सी है और उसे पहचाना कैसे जाए। जांच अधिकारियों ने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर किसी गाड़ी में शव लाया गया होगा तो वह मेन सड़क से हटकर जंगल वाले कच्चे रास्ते में जरूर गई होगी। वहां शव फेंकने के बाद वापस मुड़ने पर फिर सड़क पर जब वो लौटी होगी उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, अतिरिक्त समय जरूर लगा होगा। यानी जिस वाहन ने ये क्राइम किया होगा उसे नॉर्मल टाइम से ज्यादा समय लगा होगा। इस थ्योरी के आधार पर पुलिस ने 240 वाहनों के टाइम रिकॉर्ड की जांच शुरू की। दोनों चौराहों के बीच जो सामान्य तौर पर समय लगता था उससे ज्यादा समय लेने वाली गाड़ियों को अलग किया गया। धीरे धीरे पुलिस के पास 18 वाहनों की एक लिस्ट बन जाती है। पूरा सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा था। हत्या का पता चलने के सिर्फ 24 घंटे के भीतर पुलिस कई अहम सुरागों तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान शोरूम की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच अधिकारियों की नजर एक महिला पर जाकर रुकी। वह उसी तरह की ड्रेस खरीद रही थी जैसी ड्रेस शव पर मिली थी। जैसे ही पुलिस ने उस महिला को ध्यान से देखा उन्हें एक अजीब समानता महसूस हुई। हालांकि जंगल में मिली महिला का चेहरा बुरी तरीके से खराब किया गया था, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट और शारीरिक बनावट उस महिला से काफी मिलती जुलती थी जो कि शोरूम के कैमरा में दिख रही थी। फुटेज की तारीख 3 सितंबर 2023 थी, यानी हत्या से ठीक 6 दिन पहले। अब पहली बार पुलिस को लगने लगा था कि वह उस महिला की पहचान के बहुत करीब आ चुके हैं। वह महिला ड्रेस खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलती है और बाहर एक आदमी उससे मिलता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर साथ में वहां से निकल जाते हैं। पुलिस ने तुरंत आसपास लगे दूसरे कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की ताकि पता लगाया जा सके कि वह आदमी कौन था और महिला उसके साथ कहां गई थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वह आदमी एक कार से शोरूम तक आया था और महिला को भी उसी कार में बिठाकर अपने साथ लेकर गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी भी कैमरा में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस का पूरा ध्यान उस कार पर चला गया। अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो मामला काफी आसान हो जाएगा, लेकिन कैमरे काफी दूर थे इसलिए नंबर प्लेट भी साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने उस कार का पूरा रूट ट्रेस करना शुरू कर दिया। जिस सड़क इलाके से वह गुजरती थी वहां लगे कैमरे की फुटेज निकाली गई। उम्मीद थी कि किसी न किसी कैमरे में कार की बेहतर तस्वीर मिल जाएगी। कई घंटों की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि वह एक किया सोनेट कार थी, लेकिन असली बड़ा क्लू अभी सामने आना बाकी था। जब फुटेज को ध्यान से देखा गया तो कार की पिछली विंडो पर एक स्टिकर नजर आया। उस पर लिखा था आर्मी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुराग था। उसी समय दूसरी टीम जो चौकों के बीच गुजरने वाली गाड़ियों की जांच कर रही थी, उन्हें भी इसी कार की जानकारी मिलती है। उन्होंने अपनी 18 संदिग्ध गाड़ियों की लिस्ट में देखा तो उन्हें एक किया सोनेट कार भी वहां पर मिल जाती है। अब जांच की दिशा तेजी से बदलने वाली थी। अब पुलिस की यह टीम पता लगाने में जुट गई कि आखिर वह किया सोनेट उस रात इलाके में आई थी या नहीं। सबसे पहले गाड़ी के मालिक की जानकारी निकाली गई। आरटीओ ऑफिस से वाहन की पूरी डिटेल मंगाई गई और फिर जांच एक नए स्तर पर पहुंच गई। डिटेक्टिव्स ने शहर भर के सीसीटीवी कैमरास की मदद से उस कार का पूरा रूट ट्रेस करना शुरू किया। देहरादून के मैप पर एक एक लोकेशन मार्क की गई। किस समय गाड़ी कहां दिखाई गई, कब मुड़ी, कितनी देर रुकी, हर चीज रिकॉर्ड की जा रही थी। कुछ ही देर में पुलिस को एक बड़ा मैच मिला। 18 संदिग्ध गाड़ियों की लिस्ट में वही किया सोनेट मौजूद थी, वही रंग और पीछे वही आर्मी का स्टिकर। अब मामला और गंभीर और सीधा हो चुका था। फुटेज के अनुसार वह कार महाराणा प्रताप चौक से ठानो रोड की तरफ गई थी, लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो यह थी कि वह गाड़ी ठानो चौक तक पहुंची ही नहीं। वह बीच रास्ते में वापस लौट आई और यही चीज पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। आमतौर पर उस रास्ते को पार करने में 25 मिनट लगते थे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, लेकिन उस रात वह कार लगभग 42 मिनट बाद वापस दिखाई दी।
समय भी रात के करीब 12:45 से लेकर 1:30 के बीच का था, यानी साफ था कार कहीं बीच में रुकी तो है। खैर अब पुलिस समझ चुकी थी कि शायद इसी दौरान इस हत्या को अंजाम दिया गया था। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से पुलिस को एक फोन नंबर भी मिलता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस नंबर पर कॉल किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तक पुलिस के पास गाड़ी का पता आ चुका था। 10 सितंबर की देर रात पुलिस सीधे उस एड्रेस पर पहुंची। यह जगह देहरादून का पंडितवाड़ी इलाका था। घर के अंदर एक आदमी, एक महिला और उनका लगभग 2 साल का बच्चा मौजूद था। जब पुलिस ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने खुद को राकेंदु उपाध्याय बताया और वही उस किया सोनेट का मालिक भी था। पुलिस ने बिना देर किए उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए। 9 सितंबर रात आप कहां पर थे? आपकी कार कहां गई थी? क्या कोई और आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था? राकेंदु शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस अब उसे सिर्फ एक गाड़ी के मालिक की तरह नहीं देख रही थी। उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। अब तक ऐसा कोई भी सीधा सबूत नहीं मिला था जो कि साबित कर सके कि हत्या के समय कार के अंदर राकेंदु खुद मौजूद था। सिर्फ गाड़ी का मालिक होना किसी को कातिल साबित नहीं करता। और फिर पुलिस को एक और बात उसके बारे में पता चलती है। राकेंदु उपाध्याय भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल था, यानी अब यह मामला सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा था, अब इसमें मिलिट्री प्रोटोकॉल भी शामिल होने वाला था। और इसी वजह से पुलिस को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ रहा था। पुलिस अब राकेंदु उपाध्याय के दूसरे नंबर तक पहुंच चुकी थी, वह नंबर जो लगातार एक्टिव रहता था। जांच अधिकारियों ने तुरंत उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री निकलवाई। पूछताछ के दौरान राकेंदु उस हर आरोप को इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि वह उस लड़की को जानता तक नहीं, लेकिन पुलिस अब केवल उसके बयान पर भरोसा नहीं करने वाली थी। उन्होंने राकेंदु का पूरा बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया राकेंदु उपाध्याय के पिता वाल्मीकि उपाध्याय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रहने वाले थे। परिवार बाद में देहरादून आकर बस गया था। उनके पिता शिक्षा विभाग में पैरा टीचर थे और मां शारदा उपाध्याय बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजर के पद पर काम करती थी। परिवार में 2 बेटे थे, जिनमें बड़ा बेटा राकेंदु था, जिसे घर में बबलू कहकर बुलाया जाता था। छोटा बेटा मनीष परिवार के साथ ही रहता था। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य और साधारण परिवार लगता था, लेकिन पुलिस का अब शक गहरा होता जा रहा था। जब पुलिस ने राकेंदु के मोबाइल फोन की लोकेशन को सीसीटीवी फुटेज से मैच किया तो एक बेहद अहम कड़ी सामने आई। जिस जगह पर वह किया सोनेट कार कैमरे में दिखाई दी गई थी, उसी समय राकेंदु का फोन भी उन्हीं लोकेशंस पर एक्टिव था। 3 सितंबर को जब वही महिला शोरूम में ड्रेस खरीद रही थी, उस समय भी राकेंदु का फोन उसी इलाके में मौजूद था। अब पुलिस लगभग यकीन कर चुकी थी कि शोरूम के बाहर महिला के साथ दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि राकेंदु उपाध्याय ही था। इसके बाद पुलिस ने राकेंदु से उसकी कार के बारे में सवाल किए। शुरुआत में उसने गोल मटोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जांच टीम पहले ही काफी आगे बढ़ चुकी थी। पता चला इन दिनों उसकी पोस्टिंग क्लेमर टाउन इलाके में थी, जहां उसने एक किराए का फ्लैट भी ले रखा था। पुलिस तुरंत उस फ्लैट तक पहुंच जाती है। पार्किंग एरिया की तलाशी ली गई। वहां उन्हें खड़ी मिलती है वही संदिग्ध किया सोनेट कार, जो कई बार कैमरे में रात में रिकॉर्ड हुई थी। जब पुलिस ने किया सोनेट कार की तलाशी ली तो अंदर से कई अहम चीजें बरामद हुई। गाड़ी के भीतर कुछ पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले, जो श्रेया शर्मा उर्फ सुमित्रा नाम की एक लड़की के थे। इसके अलावा कार में महिला के कपड़े भी मौजूद थे। वहीं राकेंदु के कुछ कपड़े भी बरामद किए गए, जिन पर खून के निशान दिखाई दिए। कार के अंदर भी कई जगह संदिग्ध छोटे छोटे दाग मिलते हैं। मामला अब और ज्यादा गंभीर हो चुका था। फोरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। पूरी कार की बारीकी से जांच की गई। जांच में जल्दी साफ हो गया जिस श्रेया शर्मा की आईडी कार से मिली है, वह वही लड़की है जिसका शव पुलिस को उस रास्ते से मिला था। लेकिन इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी सामने आना बाकी था।
अब पुलिस को पता चल चुका था कि श्रेया भारत की रहने वाली नहीं है, वह दूसरे देश से आई थी। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रह गया था, बल्कि दो देशों से जुड़ा सेंसिटिव केस बनता जा रहा था। इधर पुलिस राकेंदु उपाध्याय का प्रोफाइल भी खंगाल रही थी। रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने साल 2001 में गोवा में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में अपनी सेवा की शुरुआत की। शुरुआत में वह क्लर्क और टेक्निकल स्टोर कीपर की जिम्मेदारी संभालता था। बाद में उसकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में हो जाती है। कई सालों तक सेना में अलग अलग पदों पर काम करने के बाद साल 2010 में उसे डिपार्टमेंटल कमीशन के जरिए लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। IMA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग लगातार अलग अलग इलाकों में होती रहती। बाहर से देखने पर वह एक अनुशासित सेना अधिकारी था, लेकिन अब उसका नाम एक खौफनाक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में जा चुका था। सेना में अधिकारी बनने के बाद परिवार वालों ने राकेंदु की शादी करा दी। साल 2015 में उसके पिता वाल्मीकि उपाध्याय रिटायर हो जाते हैं, जबकि मां शारदा उपाध्याय ने 2018 में सुपरवाइजर की नौकरी से रिटायरमेंट ली। इस दौरान साल 2016 में राकेंदु देहरादून के पंडितवाड़ी इलाके में जमीन खरीदता है और वहां अपना मकान बनाता है। हालांकि पूरा परिवार ज्यादातर समय गाजीपुर के तुलसी सागर इलाके में रहता था। साल 2019 में राकेंदु की पोस्टिंग एक बार फिर वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में हो जाती है। वहीं रहते हुए उसकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला था जिसने आगे चलकर इस पूरे केस को बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। राकेंदु को बार, पब, नाइट लाइफ का काफी शौक था। ड्यूटी से फुर्सत मिलने पर वह अक्सर अलग अलग जगह घूमने जाता था। जनवरी 2020 वह सिलीगुड़ी के सेंटर सिटी मॉल में स्थित एक बार में पहुंचा जिसका नाम था जीजी बार। यहीं उसकी मुलाकात श्रेया शर्मा नाम की एक महिला से होती है। श्रेया वहां डांसर के तौर पर काम करती थी। पहली मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदली, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। श्रेया शर्मा, जिसे सुमित्रा के नाम से भी जाना जाता था, मूल रूप से नेपाल के तनहु जिले के चीजापानी इलाके में रहने वाली थी। उसके पिता का नाम शिव बहादुर था और परिवार में मां के अलावा उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। उसकी एक बहन का नाम सीजना था। नेपाल के एक साधारण परिवार से आने वाली श्रेया शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी एक दिन ऐसे खौफनाक क्राइम केस का हिस्सा बन जाएगी। श्रेया का भाई नेपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसकी छोटी बहन अभी 10वीं कक्षा में थी। करीब 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अचानक श्रेया के कंधों पर आ गई। मां, भाई और दोनों बहनों का खर्चा वही संभाल रही थी। अच्छी कमाई की तलाश में वह नेपाल छोड़कर पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में आ गई और वहां पर डांसर की नौकरी करने लगी। हर महीने वह अपने परिवार को लगभग 30 से 35 हजार रुपए भेज दिया करती थी ताकि उनका घर चलता रहे। जनवरी 2020 में जब राकेंदु ने पहली बार श्रेया को देखा तो वह पहली ही नजर में उसकी तरफ खींचा गया। इसके बाद वह बार बार उससे मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और नजदीकियां बढ़ती चली गई। राकेंदु श्रेया पर खुलकर पैसा खर्चा करता था, उसे नई नई चीजें दिलाता था, शॉपिंग करवाता था, घूमने ले जाता था। पुलिस को दिए गए बयान और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेया को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए राकेंदु खुद उसके लिए खाना बनाया करता था। समय के साथ दोनों इतने करीब आ गए कि सिलीगुड़ी में एक साथ रहने लगे। हालांकि राकेंदु पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने ये रिश्ता अपनी पत्नी परिवार से छुपा कर रखा। जब भी उसे लंबी छुट्टी मिलती वह गाजीपुर स्थित अपने घर चला जाता और फिर वापस श्रेया के पास लौट आता। इसी तरह समय बीतता गया। फिर साल 2023 का जुलाई महीना आया, लेकिन उससे पहले साल 2021 में राकेंदु के परिवार पर भी एक बड़ा हादसा हो चुका था। उसके पिता की मौत एक दर्दनाक दुर्घटना में हुई थी। बताया गया कि वह घर की बालकनी में खड़े थे, तभी अचानक रेलिंग से फिसलने पर वह नीचे गिर गए और उनकी जान नहीं बच पाई। जुलाई 2023 में राकेंदु उपाध्याय की पोस्टिंग देहरादून के क्लेमर टाउन के इलाके में हो गई।
अब उसे सिलीगुड़ी छोड़कर देहरादून आना था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं आया। वह अपनी प्रेमिका श्रेया को भी अपने साथ देहरादून ले जाता है। शुरुआत में श्रेया को एक होटल में ठहराया गया। दूसरी तरफ देहरादून के पंडितवाड़ी इलाके में पहले ही उसने अपना एक घर बना रखा था, इसलिए इस बार उसकी पत्नी भी अपने करीब 2 साल के बेटे को लेकर देहरादून आ गई और वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी। अब सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, क्योंकि राकेंदु का श्रेया के साथ अफेयर लगभग 3 साल से चल रहा था। यानी जिस दौरान वे अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहा था, उसी दौरान दूसरी तरफ श्रेया के साथ वो रिश्ते में था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि कुछ महीने पहले ही उसकी बेटी भी हुई थी। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। राकेंदु की पोस्टिंग पहले देश के अलग अलग इलाकों में होती रहती थी, लेकिन वह कभी अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं जाता था। इस बार मामला अलग था। देहरादून में उसका खुद का घर था, इसलिए पत्नी भी वहीं आकर रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका श्रेया भी उसी शहर में मौजूद थी। धीरे धीरे ये दोहरी जिंदगी और ज्यादा खतरनाक दिशा में बढ़ने लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राकेंदु पंडितवाड़ी इलाके में एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल भी चलाता था, जिसकी देखरेख उसकी पत्नी करती थी। ये करीब 8 कमरों वाला हॉस्टल था, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। वहां रह चुके कुछ लोगों ने ऑनलाइन रिव्यूज भी दिए थे। कुछ लोगों को जगह ठीक लगी, जबकि कुछ ने वहां व्यवहार को लेकर शिकायतें भी की थी। बाहर से देखने पर यहां भी सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे कई राज एक साथ पल रहे थे। पीजी में रहने वाले ज्यादातर लोगों ने उस जगह को लेकर अच्छे रिव्यू दिए थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। इसी दौरान राकेंदु जुलाई 2023 में श्रेया को भी अपने साथ देहरादून ले आया। फिर अगस्त में उसकी प्रमोशन हो गई। वह लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ उसके डर भी बढ़ने लगे। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं उसकी पत्नी को उसकी अफेयर की सच्चाई पता न चल जाए। इसी डर की वजह से उसने कुछ समय के लिए श्रेया को वापस सिलीगुड़ी भेज दिया, लेकिन ये दूरी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। कुछ ही दिनों बाद उसने फिर से श्रेया को देहरादून बुलाया। शुरुआत में उसे होटल में ठहराया, लेकिन लगातार बढ़ते होटल के खर्चे के चलते उसे ये थोड़ा भारी पड़ने लगा। तब राकेंदु ने क्लेमर टाउन इलाके में एक किराए का फ्लैट लिया और श्रेया को वहां पर शिफ्ट कर दिया। देहरादून आए अभी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए थे। राकेंदु की पत्नी को उसके व्यवहार पर शक होने लगा। वह रोज समय से पहले घर से निकल जाता, लेकिन देर रात को लौटता। पूछने पर हर बार नया बहाना देता। कभी कहता ड्यूटी ज्यादा थी, कभी शहर से बाहर जाने की बात करता, तो कभी कोई और कहानी बना देता। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी समझ रही थी कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा है। एक दिन राकेंदु अपनी कार घर छोड़कर कहीं चला गया। उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी पत्नी ने एक मैकेनिक को बुलाया और चुपचाप कार में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया, जिसे उसने अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया। अब कार जहां भी जाती, उसकी लोकेशन सीधे उसके फोन में दिखाई देने लगी। इसके बाद जब भी राकेंदु घर से निकलता, उसकी पत्नी फोन पर लोकेशन चेक करती रहती। उसने नोटिस किया कि राकेंदु बार बार क्लेमर टाउन के एक खास इलाके में जा रहा है। हालांकि उसी इलाके में उसकी ड्यूटी भी थी, लेकिन जिस दिशा में उसकी कार रुकती थी वह उसकी ड्यूटी पोस्ट से बिल्कुल अलग थी। राकेंदु को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर मूवमेंट अब किसी और की नजरों में कैद हो रही है। जब भी वह घर लौटता, उसकी पत्नी उससे पूछती, आप कहां गए थे? राकेंदु हर बार कोई नया बहाना बना देता। कभी कहता ड्यूटी पर एक्स्ट्रा काम था, कभी किसी मीटिंग का हवाला देता। लेकिन उसकी पत्नी को फोन में लगे जीपीएस लोकेशन से कुछ और ही कहानी मिल रही थी। हर बार लोकेशन क्लेमर टाउन के उसी इलाके में जाकर रुकती जहां श्रेया को रखा गया था। अब पत्नी को यकीन हो चुका था कि उसका पति उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। घर का माहौल बदल चुका था। सवाल बढ़ रहे थे, जवाब कम पड़ रहे थे। एक दिन पत्नी ने फैसला किया कि अब वह सच अपने आंखों से देखेगी। उस दिन जब राकेंदु घर से निकला, उसकी पत्नी चुपचाप अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगी।
कुछ देर बाद राकेंदु क्लेमर टाउन के उस किराए वाले फ्लैट पर पहुंच जाता है जहां श्रेया रह रही थी। पत्नी ने अपनी आंखों से अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया। उसी पल सब कुछ साफ हो चुका था। इसके बाद उस फ्लैट के अंदर ऐसा टकराव हुआ जिसने पूरे मामले को और खतरनाक बना दिया। पत्नी और श्रेया आमने सामने थी। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। दोनों के बीच लड़ाई इतनी तेज हुई कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। राकेंदु बीच में सब संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात अब उसके हाथ से निकल चुके थे। एक तरफ उसकी पत्नी, दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका, और दोनों अब एक दूसरे की सच्चाई के बारे में जान चुकी थी। बाद में राकेंदु के छोटे भाई मनीष उपाध्याय ने मीडिया के सामने दावा किया कि भाभी को इस रिश्ते की जानकारी काफी पहले से थी। उसके मुताबिक परिवार को कभी कुछ नहीं बताया गया और अब उनके भाई को फंसाया जा रहा है। वहीं राकेंदु की मां शारदा उपाध्याय ने भी कहा कि बहू ने उन्हें बहुत देर से जानकारी दी कि पुलिस राकेंदु को उठाकर ले गई है और परिवार के भीतर भी अब शक, आरोप और बचाव का खेल शुरू हो चुका था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर श्रेया के साथ उस रात क्या हुआ था और क्या ये प्रेम कहानी अब खतरनाक क्राइम में बदल चुकी थी। उस दिन के बाद घर के अंदर हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। राकेंदु की पत्नी अब लगातार दबाव बना रही थी कि वह श्रेया को अपनी जिंदगी से बाहर कर दे। दूसरी तरफ श्रेया अब इस रिश्ते को सिर्फ छुपाना नहीं चाहती थी। 3 साल बीत चुके थे। अब उसे लगने लगा था कि हमें इस रिश्ते को नाम देना चाहिए। वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन राकेंदु 2 दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ उसका परिवार था, पत्नी थी, 2 साल का बेटा था, एक बेटी थी। दूसरी तरफ श्रेया थी, जिसके लिए वह पिछले कई सालों से सब कुछ कर रहा था। राकेंदु श्रेया पर खुलकर पैसा खर्च करता है, उसे महंगे गिफ्ट दिलाता है, शॉपिंग करवाता है, अलग अलग जगह घुमाने के लिए ले जाता है। 3 सितंबर को भी वह उसी शोरूम में उसे लेकर गया जहां उसने वो नई ड्रेस खरीदी थी। वह ड्रेस जो बाद में इस केस का सबसे बड़ा सुराग बनने वाली थी। लेकिन इस दौरान राकेंदु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अब श्रेया से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। 9 सितंबर 2023 की रात राकेंदु अपनी कार लेकर निकलता है। उसने श्रेया को कॉल किया। उसने उसे राजपुर रोड आने के लिए कहा। श्रेया को लगा कि शायद दोनों पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए उसने वही नई ड्रेस पहनी जो कुछ दिन पहले राकेंदु ने उसे दिलाई थी। दोनों राजपुर रोड के एक क्लब में पहुंचे। वहां उन्होंने दारू पी, लेकिन पुलिस जांच के अनुसार राकेंदु जानबूझकर श्रेया को ज्यादा दारू पिला रहा था, जबकि खुद बहुत कम पी रहा था। कुछ देर बाद राकेंदु को लगा कि श्रेया पूरी तरीके से नशे में जा चुकी है। तब उसने कहा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इसके बाद उनकी कार देहरादून की सड़कों पर घूमती है। ISBT घंटाघर महाराणा प्रताप चौक पार करने के बाद कार ठानो रोड की तरफ मुड़ गई। रास्ता अब सुनसान होता जा रहा था। जंगलों और पहाड़ियों के बीच फैली अंधेरी सड़कों पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान राकेंदु ने श्रेया को फिर शराब पिलाई। श्रेया को शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वह उसे अब मौत की तरफ ले जा रहा है। ठानो रोड पर आगे बढ़ते हुए राकेंदु कार सोडा सोराली गांव के पास लेकर जाता है। वहां से थोड़ा आगे एक सुनसान कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। उस रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राकेंदु ने कार उसी रास्ते पर उतार दी और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता गया। यह सिरवालगढ़ जाने वाला रास्ता था। पुलिस जांच के अनुसार वह इस रात के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर आया था। कार की पिछली सीट पर कई ऐसी चीजें रखी थी जो बाद में इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ियां बनी। वह एक हथौड़ा, एक ड्रिल मशीन और एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल लेकर आया था जिसमें एसिडिक केमिकल मौजूद था। कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया और सामने घना जंगल शुरू हो गया। राकेंदु ने कार को वापस मोड़ा और थोड़ा पीछे आकर रोक दिया। इसी दौरान कार के अंदर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक इस बहस के दौरान
राकेंदु ने पीछे की सीट से हथौड़ा लिया और श्रेया के सर पर कई बार हमला किया। कार के अंदर अचानक सब कुछ बदल चुका था। कुछ ही पलों में श्रेया गंभीर रूप से घायल हो गई। जब राकेंदु को पता चला कि उसकी सांसें रुक चुकी है, तब उसने उसका शव सड़क के कच्चे किनारे और नाले के पास फेंक दिया। लेकिन वह यही नहीं रुका। जांच में सामने आया कि उसने श्रेया के चेहरे पर टॉयलेट क्लीनर डाला ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। उसका पूरा परिवार नेपाल में रहता था, दूसरे देश में। राकेंदु को शायद लगा कि वह भारत में उसे खोजने नहीं आने वाले, मामला हमेशा के लिए दब जाएगा। यह सब कुछ रात करीब 1 बजे से 1:30 के बीच हुआ था। इसके बाद राकेंदु सीधा क्लेमर टाउन स्थित अपने किराए के फ्लैट पर पहुंचा। वहां उसने अपनी कार को साफ करने की कोशिश की, अपने खून लगे कपड़ों को कार में रख दिया। इतना ही नहीं, श्रेया के फ्लैट में मौजूद उसके कपड़े, बाकी सामान भी उसने कार में डाल दिए। उसका प्लान था कि बाद में मौका देखकर इन सभी सबूतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। क्लेमर टाउन वाले फ्लैट से निकलने के बाद राकेंदु सीधे अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसने श्रेया को हमेशा के लिए वापस भेज दिया है। अब वह दोबारा उनकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। उसने पत्नी को भरोसा दिलाने की कोशिश की। अब वह सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उस समय तक वह उस खौफनाक क्राइम को अंजाम दे चुका था। 10 सितंबर 2023 की सुबह एक ग्रामीण ने सड़क किनारे कच्चे नाले के पास एक महिला का शव देखा। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका पुलिस और फोरेंसिक टीम से भर गया। जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसी रात पुलिस राकेंदु तक पहुंच गई। शुरुआती पूछताछ में वह लगातार बातों को घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सबूत उसके खिलाफ खड़े होने लगे। आखिरकार राकेंदु टूट गया। उसने अपना पूरा अपराध कबूल कर लिया। 11 सितंबर को पुलिस ने उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा बरामद किया, टॉयलेट क्लीनर की बोतल, राकेंदु का फोन और वह कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। फोरेंसिक टीम हर सबूत को सावधानी से इकट्ठा कर रही थी ताकि केस अदालत में मजबूत बनाया जा सके। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी श्रेया के परिवार तक यह खबर पहुंचाने की, क्योंकि उसका परिवार नेपाल में रहता था। इसलिए भारतीय पुलिस ने नेपाल की एम्बेसी से संपर्क किया। अधिकारियों को श्रेया के घर वालों को ढूंढने को कहा। पुलिस ने तय किया कि अगर 72 घंटों के भीतर परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा तो पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन 3 दिन के भीतर यह खबर आखिरकार नेपाल उसके परिवार तक पहुंच गई। श्रेया की बहन सीजना एक रिश्तेदार के साथ नेपाल से भारत के लिए रवाना हुई। जिस बहन को श्रेया हर महीने पैसे भेजती थी, अब वही उसकी आखिरी पहचान के लिए सीमा पार कर कर आने वाली थी। 13 सितंबर 2023 को श्रेया का पोस्टमार्टम कराया जाता है। रिपोर्ट ने उस रात की बर्बरता को पूरी तरीके से सामने लाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। नाक पर 2 वार किए गए, सर के ऊपरी हिस्से पर 4 बार हमला हुआ था। सिर के बीच वाले हिस्से पर भी 2 गहरी चोटें थी। इसके अलावा माथे और सिर के पिछले हिस्से पर भी भारी चीज से वार किया जाने की निशानी मिली। यह साफ था कि हमला बेहद ब्रूटल तरीके से किया गया था। उसी दिन भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया। आर्मी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल राकेंदु उपाध्याय के खिलाफ सेना के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच पूरी होने और चार्जशीट की कॉपी मिलने के बाद मामले को आर्मी हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। सेना ने यह भी कहा कि वह पूरी जांच में पुलिस का सहयोग कर रही है। इधर श्रेया की बहन सीजना भी नेपाल से भारत के लिए निकल चुकी थी। उसका सफर आसान नहीं था। वह पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची, वहां से दिल्ली आई और फिर ट्रेन से देहरादून पहुंची। इस पूरे सफर में लगभग 3 दिन लग गए। जब पुलिस उसे कोरोनेशन हॉस्पिटल लेकर गई तो उसने अपनी बहन को देखा। वह खुद को संभाल नहीं पाई। अस्पताल में बहुत जोर जोर से रोने लगी। नेपाल में बैठे परिवार की हालत भी खराब हो चुकी थी। घर में मां, भाई और छोटी बहन लगातार रो रहे थे। श्रेया ही परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद थी। वही कमाती थी, वही हर महीने पैसे भेजती थी
और उसी सहारे से परिवार चल रहा था। परिवार को यह नहीं पता था कि श्रेया किसी के साथ रिश्ते में है। उसने कभी भी राकेंदु के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया। अब परिवार के सामने सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि भविष्य का डर भी खड़ा हुआ था। जिस बेटी के सहारे घर चल रहा था, अब वह इस दुनिया में नहीं थी। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी और देहरादून के लीकीबाग शमशान घाट पर श्रेया का अंतिम संस्कार किया गया। एक प्रेम कहानी जो कभी सपनों से शुरू हुई, अब राख में बदल चुकी थी।